बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी और आप प्रोग्राम देख रहे हैं हेल्थ स्पेशल ऑन स्पेशल टीवी। जैसा कि हमारे तमाम नाजरीन जानते हैं कि हमने हमेशा करंट इशू को टाइटल करने की कोशिश की है और जो भी हमने देखा है कि पब्लिक के अंदर या हमारे क्लिनिकल ट्रायल में या हॉस्पिटल की ओपीडीज़ के अंदर, इमरजेंसी में या वार्ड्स के अंदर हम देखते हैं कि बेशुमार ऐसे पेशेंट डिफरेंट कंप्लेंट्स के साथ रिपोर्ट होते हैं। तो फिर हम देखते हैं कि पेशेंट की जो कंप्लेंट ज़्यादा होती है या पेशेंट के अंदर जो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, कोई मिथ होती है, मिसकंसेप्शंस होती हैं, उन सारे मामलात को देख के तो हम अपने प्रोग्राम हेल्थ स्पेशल के अंदर कोशिश करते हैं हम एक्सपर्ट को बुलाएं और उनसे जो मुआशरे के अंदर मिसकंसेप्शंस होती हैं, मिथ होती हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग होती हैं या सुनी सुनाई बातें होती हैं उनकी बॉडी के मुतल्लिक़, किसी भी बीमारी के मुतल्लिक़, तो उनको एड्रेस करने की कोशिश करें। जैसा कि हमारे नाजरीन जानते हैं कि हमने हमेशा अपने पैनल में और एक्सपर्ट लोगों को बुलाया है, स्पेशलिस्ट को बुलाया है और कोशिश ये की है कि पब्लिक की डिमांड के मुताबिक जो भी उनके जहनों के अंदर उठने वाले सवालात हैं या उनकी बॉडी के अंदर जितनी भी होने वाली कॉम्प्लिकेशंस हैं या उनकी बॉडी के ऊपर रोनमा होने वाले जो असरात होते हैं जिससे उनकी बॉडी का निज़ाम मुतासर होता है। जैसे कि आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे मैदा और जिगर। चूँकि मैदे और जिगर के मसाइलों के ऊपर बेशुमार नीम हकीम जो अपनी दुकानदारी चमकाते हैं, लोगों को मिसगाइड करते हैं, यानी मैदे की गर्मी, जिगर की गर्मी, मसाने की गर्मी, ये 2-3 गर्मियां दिखा के लोगों को फाइनेंशियली लूटते भी हैं, मिसलीड भी करते हैं और लोगों के जो मसाइल होते हैं उनको जो रिकवर करने का गोल्डन पीरियड होता है, जो असल टाइम होता है उनकी बीमारी को रिकवर करने का, वो वेस्ट कर देते हैं। और उसके बाद जब मरीज़ को ये पता चलता है कि मुझे ये बीमारी है, मुझे मैदे का मसला है, मुझे जिगर का मसला है या जिगर के कोई मसाइल हैं, या वायरल डिजीज़ है या बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या इसके अलावा उसकी पेट और आंतड़ियों के मुतल्लिक़ जितने भी मसाइल होते हैं जिसमें कब्ज़ है, पाइल्स है, कॉन्स्टिपेशन है, गर्ड है या उसके मैदे से मुतल्लिक़ जितने भी हैं, एसिडिटी है, तजाबियत है या बदहज़मी रहती है, इंडाइजेशन होती है, या इसके अलावा लोगों के जहनों में ये सवाल होते हैं मेरा जिगर खून नहीं बना रहा। चूँकि मेरे क्लिनिकल ट्रायल में बेशुमार पेशेंट रिपोर्ट होते हैं, वो आके कहते हैं डॉक्टर साहब मेरा तो जिगर काम ही नहीं करता, मुझे खाया पिया लगता ही नहीं है, या मैं दिन ब दिन कमज़ोर हो रही हूँ, या मैं दिन ब दिन जो है बद परहेज़ी की तरफ जाती हूँ तो मेरा दिल जो है हर वक्त वोमिट की कैफियत में रहता है, या मेरा पेट बढ़ता जा रहा है या मेरा पेट फूल रहा है, या इसके अलावा कोई भी ऐसी कॉम्प्लिकेशंस जो आपकी बॉडी पे आती हैं जो हम अपने क्लिनिकल ट्रायल में उसको देखते हैं। इन सारे मौज़ूआत पर बात करने के लिए मैंने अपने स्टूडियो में जिस मोस्ट पॉपुलर, मोस्ट फेमस शख्सियत को दावत दे रखी है, मेरे साथ यहाँ पे मौजूद हैं डॉक्टर उस्मान नईम, जो माहिर अमराज़ मैदा, जिगर, आंत और गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं। सर, मैं आपको अपने शो में वेलकम करता हूँ। बहुत शुक्रिया आपका। इसी तरह जब आपको कोई मसला हो गया, यानी आपको वायरल डिजीज होगी, बैक्टीरियल होगी, मैदे जिगर का मसला बन गया, अब डॉक्टर्स ने अपनी कंसल्टेशन के बाद आपकी इन्वेस्टिगेशन कर ली और आपको ट्रीटमेंट दे दिया। अब इसके साथ आपने खाना क्या है, यानी मेरे जो मसाइल हो गए, अब लोग आते हैं वो कहते हैं जी मैं अंडा खा सकती हूँ, मैं तली हुई चीज़ें खा सकती हूँ, नहीं खा सकती, कब तक नहीं खा सकती, क्या मसाइल हैं, क्यों नहीं खा सकती, ताकत कहाँ से आएगी, या मैं सारी उम्र दवाइयाँ खाती रहूँगी या खाता रहूँगा। तो इन सारे मौज़ूआत पर बात करने के लिए हमने गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर अनिका जाहिद, माहिर ग़िज़ाइयत को हमने अपने स्टूडियो में दावत दे रखी है। डॉक्टर साहब, हम आपको भी अपने शो में वेलकम करते हैं। अब हम बात ये करेंगे कि आपके दिलों के अंदर उठने वाले जो सवालात होते हैं कि मैदे और जिगर के मसाइल पैदा क्यों होते हैं, इस पर बात करेंगे हम डॉक्टर साहब की तरफ। मैं डॉक्टर साहब आपसे ये सवाल पब्लिक की जानिब से रखूंगा कि मैदे के मसाइल पैदा क्यों होते हैं। ये इसका जवाब बहुत आसान है। जो आप खुराक खाएंगे सबसे पहले मैदे में जाएगी। अगर खुराक अच्छी नहीं होगी या लाइफस्टाइल अच्छा नहीं होगा तो मैदा और जिगर और बाकी सारे जिस्म में मसाइल पैदा होंगे। जो सबसे अहम चीज़ है वो खुराक और दूसरी लाइफस्टाइल। ठीक है। और इसके अलावा सर ये समझते हैं कि जैसे मैदे की बीमारी शुरू हो जाती है ना, तो लोग चूँकि हमारे गली मोहल्लों में या डिफरेंट छोटी जगह पे नॉन क्वालिफाइड लोगों के पास या चलते फिरते हकीमों के पास डिफरेंट किस्म की फक्कियों का इस्तेमाल शुरू कर देते हैं। जैसे लोगों में अगर हम ये समझे कि बदहजमी बहुत ज़्यादा होती है, ओवर ईटिंग की वजह से ज़्यादातर मैंने देखा है कि लोगों को गैस और इस तरह के मसाइल होते हैं। तो क्या ये आप समझते हैं कि मैदे में अगर कोई इशू हो गया, बगैर किसी तहकीक के फक्की खाना या कोई अरक पीना ये मुनासिब है? फक्की और अरक के ऊपर कमेंट करना मेरे ख्याल में बड़ा मुश्किल काम है। अक्सर लोग जो आके हमसे पूछते हैं ये फक्की खा सकते हैं या अरक खा सकते हैं या कोई भी ऐसी प्रोडक्ट जो डिफाइंड नहीं है कि ये है क्या, ठीक है, मैं उन्हें कहता हूँ ये जहर भी हो सकता है, आबे हयात भी हो सकता है, मैं इसके बारे में कुछ बता नहीं सकता। लेकिन एज ए ह्यूमन, इंसान होने के नाते मेरे ख्याल में हम हमेशा जो फैसला करते हैं वो इन्फॉर्म्ड डिसीजन होता है। हमें पता होना चाहिए कि ये जो चीज़ है, अगर हम ये चाय पी रहे हैं तो इसमें क्या है, अगर हम बाहर किसी जगह पे जा रहे हैं उसका रास्ता क्या है। तो इंसान होने के नाते एक चीज़ एक बड़ी बेसिक है कि अनलेबल्ड या हिडन हो कि क्वांटिटी क्या है, क्वालिटी क्या है, कुछ नहीं पता कि उसके अंदर क्या है, इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जैसे सर ने अभी बताया, तो मेरा भी जैसे सर से ये सवाल था कि मैदे जिगर की बीमारियां पैदा क्यों होती हैं, मैदा डिस्टर्ब क्यों होता है।
तो बीइंग डाइटिशियन आप ये समझती हैं कि मैदे की बीमारी पैदा होने की मेन रीज़न क्या होती है खाने के दौरान? खाने में जैसा ऑलरेडी डॉक्टर साहब ने बता दिया कि हमारा जो डाइटरी रूटीन है ये और लाइफस्टाइल, एक तो डाइटरी रूटीन खराब होगी, जंक फूड का इंटेक हमारा बहुत ज्यादा हो गया, फास्ट फूड का इंटेक बहुत ज्यादा हो गया, कार्बोनेटेड बेवरेजेस का इंटेक बहुत ज्यादा हो गया, फिर बीइंग लाहौरी हम उसमें फिर अगर हम कुछ अच्छा फूड भी ले रहे हैं, मतलब कुछ नेचुरल चीजें ले रहे हैं, तो हम उसमें लाहौरी टच ऐड करते हैं, उसको स्पाइसी करने की कोशिश करते हैं, उसको डीप फ्राई की साइड पे ले जाते हैं। फिर ये चीजें खाने के बाद हमारी टाइमिंग कुछ इस तरह की होती है कि लाइफस्टाइल में कोई आपकी फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती। फिर सेकंडली क्या होता है, लाइफस्टाइल इस तरह का हो चुका है कि सेडेंटरी हो चुका है, फिर जितने ड्यूरेशन आपके वर्किंग आवर्स हैं उनमें बिल्कुल नहीं खाना, और जब खाया उसके बाद बिल्कुल रेस्ट पीरियड स्टार्ट हो जाता है। तो दिस इज हाउ कि एक तो आपका डाइटरी रूटीन और आपका लाइफस्टाइल, ये दोनों चीजें कलेक्टिवली आपके जो स्टमक हेल्थ है, मतलब जो आपके गैस्ट्रिक इश्यूज है उनको लीड करती है। स्पाइसी चीज़ें किस मकदार में खाई जा सकती हैं? अच्छा, इसमें ना इतदाल बहुत ज्यादा जरूरी है। मतलब ऐसा नहीं है कि अब मैं ये कहूँ आप बिल्कुल बंद कर दें, ऐसे तो लोग बिल्कुल मतलब इस चीज से इतराज कर जाते हैं, जब क्योंकि हमने जब भी कोई इंटरवेंशन देनी होती है ना, वो हमने डिमांड के अकॉर्डिंग देनी होती है। मतलब पेशेंट का करंट हेल्थ स्टेटस क्या है और उसकी वो कितनी इंटरवेंशन करना चाहता है उसके अकॉर्डिंगली। इसी तरह से स्पाइसी फूड या ये जो जंक फूड का ट्रेंड है, इसको ये है कि हम हफ्ते में एक दफा तक ले सकते हैं, लेकिन अब कैसे ले सकते हैं? अब लोग लेते बहुत गलत तरीके से, जैसे लिया दोपहर को कुछ खा लिया या मिड डे स्नैक के टाइम पे कुछ खा लिया, उसके बाद जब घर पहुंचे घर जाकर भी कुछ खा लिया, फिर जब घर गए अगर जाग भी रहे हैं तो 1-2 घंटा जो जाग रहे हैं उसमें बैठे रहे, फिजिकल एक्टिविटी कोई ना हुई, तो वो फिर एक जो हफ्ते में आपने एक दफा भी कंज्यूम किया वो भी आपके लिए बहुत ज्यादा नुकसानदा हो सकता है। लेकिन अगर आप इस तरह से करें, अगर आपका इंटेक वंस इन अ वीक है तो उसको आप मैनेज करें, साथ जो आपका वेरी नेक्स्ट मील है उसमें आप सैलड लें, रॉ फॉर्म में वेजिटेबल्स लें, और अपना वाटर इंटेक है उसको मैनेज करें। जैसे बहुत सारे ऐसे हमारे पास स्पाइसेस हैं, जैसे सिनेमन है, हम वो अगर ऐड करें तो जो फूड का नेगेटिव इफेक्ट होता है उसकी एब्जॉर्प्शन कम हो जाती है। तो इस तरह की चीजों को साथ इनकॉर्पोरेट करके हम इन चीजों को मैनेज कर सकते हैं जो इनके साइड इफेक्ट्स। ठीक है। अच्छा सर, मेरा ये सवाल है कि अगर बिलफर्ज मैदे की कोई भी बीमारी शुरू हो गई, यानी कोई भी मरीज आपके पास आता है, तो वो सबसे पहले उसकी कंप्लेन ये होती है बदहजमी की, क्योंकि उसको बदहजमी होती है तो उसको पता चलता है कि शायद मेरा मैदा खराब है। अब हमारे क्लिनिकल ट्रायल में ना कुछ मरीज ऐसे आते हैं जो आके हमें अपनी जुबान दिखाते हैं, तो जुबान के ऊपर वाइट सिक्रीशन बहुत ज्यादा होती है। क्या इसका कोई रोल है मैदे की बीमारी के किसी के साथ? जबान के ऊपर अगर वाइट कोटिंग हो रही है तो कुछ बीमारियों का वो इशारा जरूर है, लेकिन ये देख के ही फैसला किया जा सकता है पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। हाँ, कि ये किस वजह से है। अमूमी तौर पे कोटिंग नहीं होती, सिर्फ उसका कलर चेंज होता है। ठीक है। अगर सिर्फ कलर चेंज है तो इसका मतलब है कि रिफ्लक्स हो रहा है, इससे जो मैदे का है वो जबान तक आ रहा है और उसका कलर चेंज कर रहा है। लेकिन अगर कोट है वाइट कलर का तो फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। अगर फंगल इन्फेक्शन है तो उसका इलाज फर्क है, अगर एसिडिटी की वजह से जबान का रंग बदला है तो उसका इलाज और है। ठीक है। अच्छा सर, ये मैदे और जिगर की बीमारियों, मसलन जब मरीज आता है, मरीज को तो इस चीज का आइडिया नहीं होता कि बाज़ दफा मैंने देखा कि हमारे क्लिनिक पे आके ना मरीज ने लेफ्ट साइड पे हाथ रखा होता, कहता मेरे मैदे में दर्द है, तो हम कहते हैं यहाँ तो मैदा होता ही नहीं। तो चूंकि मेरा ख्याल है अगर लिटरेसी रेट कम होने की वजह से लोगों को शऊर नहीं है, या जिस तरह उनको किसी ने गाइड कर दिया तो वो यही समझते हैं। इसी तरह कुछ लोगों ने राइट साइड पे हाथ रखा होता तो कहते हैं मेरी धड़कन बड़ी तेज है, जबकि दिल उसके अपोजिट साइड पे होता है। तो मैदा और जिगर ये दो चीजें होती हैं। लोगों के ज़हन में भी ऐसे ही होता है कि उनको हल्का सा मैदे का मसला हो तो वो समझते हैं कि ऑटोमेटिकली मुझे जिगर का मसला है। तो क्या इनका आपस में कोई कनेक्ट है, इस तरह का कनेक्टिविटी है? इस तरीके से अगर हम सोचें कि ये दोनों निज़ाम इंहसाम जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसका पार्ट है, यस है। जिगर की बहुत सी बीमारियां जैसे पीला जरकान है, पित्ते का मसला है, उसमें बदहजमी के मसाइल होते हैं, खाना हजम नहीं होता, उल्टी आती है, इनका कनेक्शन ताल्लुक तो है। और दूसरी जो बात आपने की कि मरीज या जो हमारे पेशेंट्स हैं वो चीज़ों को मिसअंडरस्टैंड करते हैं, तो वो एक जी सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, वो पूरी दुनिया में ऐसी है, क्योंकि दे आर नॉट क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स। ये प्रोफेशनल का काम है, उस बंदे का, एक्सपर्ट का काम है जिसके पास वो आए हैं, वो उनकी बात सुने और उस तरीके से उन्हें गाइड करे। और एक और चीज़ मैंने देखी है विद द पैसेज ऑफ टाइम कि मरीज कभी झूठ नहीं बोलता। ऐसे ही मरीज की जो बात है वो हमेशा ठीक होती है। ठीक है। अब ये डॉक्टर पे या उस प्रोफेशनल पे है कि उस बात की मंतक कैसे तलाश करनी है। ठीक है। मरीज कभी भी झूठा नहीं, कभी भी बातों को वो फैब्रिकेट नहीं करता। ठीक है। अलामात होती हैं, अलामात को कोरिलेट करना ये प्रोफेशनल का काम है। और अक्सर जो मरीज बता रहा होता है उसकी नीचे वजह भी तलाश हो जाती है। ठीक है। तो ब्लेम जो है वो पेशेंट पे नहीं, बिल्कुल भी ब्लेम अगर हम नहीं तलाश कर पा रहे तो हम पे। वो कमी चूंकि डॉक्टर के अंदर है, बेसिकली सेम लाइक ऐसे ही है कि एक मुकदमा आपके सामने है, दोनों तरफ जिरा हो रही है, तो जजमेंटल बेसिकली डॉक्टर ने करना होता है। तो जब तक वो किसी चीज को डायग्नोज नहीं करेगा, तशखीस नहीं करेगा,
जैसे हमने देखा कि लोग पहले कहते थे ये नब्ज पकड़ के उसने बता दिया कि भाई इसका मसला, तो वो मेरा ख्याल है वो बेसिकली साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट होता है। हाँ, साइकोलॉजिकल के अलावा जब बीमारियां जैसे फीवर है तो आप देख सकते हो हार्ट बीट ज्यादा है, कुछ दिल की धड़कन घबराहट हो रही है तो दिल की धड़कन बेतरतीब हुई है, एफिब चल रहा है, तो कुछ बीमारियां पकड़ी भी जा सकती हैं। या हार्ट रेट, जैसे आप माशाल्लाह आपको सारा इस चीज का आइडिया है कि पल्स बहुत लो है तो इसका मतलब डिहाइड्रेशन हुई है, ब्लड प्रेशर के, तो कुछ बीमारियों का पता लगता है। लेकिन चूंकि बीमारियां काफी डिफाइंड हो चुकी हैं, ठीक है, बीमारियां तो मौजूद थी शुरू से ही, लेकिन अब उनकी तशखीस बहुत एडवांस हो चुकी है, तो अब वो नब्ज वाला जमाना तो शायद नहीं रहा। हाँ, कुछ बीमारियां पकड़ी जा सकती हैं। शुभदाबाजी में चला गया, क्योंकि लोग जो ना वो समझ रहे होते हैं कि बंदा खुद ही अपनी बीमारी बता रहा है। जैसे आपने कहा कि पेशेंट कभी झूठ नहीं बोलता, पेशेंट तो अपनी फीलिंग्स बता रहा होता है, अलामात तो बताता है ना। अब मेरे क्लिनिकल ट्रायल पे मैं अगर अपने एक्सपीरियंस बताऊं तो लोग जब आते हैं ना तो हम उनको कहते हैं जी बैठे, और मेरा जो रूल है चेक का, मैं उनको 5 मिनट सुनता हूँ प्रॉपर, अगले 2 मिनट में उसे कहता हूँ अब आपने नहीं बोलना, अब आपने मुझे सुनना है, क्योंकि आपने अपना वकूआ मुद्दा जो भी है वो बयान कर दिया, अब इसमें से मैंने निकालना है कि आपको असल इशू है क्या। इसी तरह मेदे जिगर के ऊपर चूंकि लोगों को बेवकूफ़ बहुत बनाया जाता है, आप देखते हैं सोशल मीडिया, अखबारात, इश्तिहारात, वहाँ पे बेशुमार किस्म की मजूने ये वो लिख के सिर्फ अपना सौदा बेचने के लिए वो लोगों को इस तरह किया जाता है। तो हमारा ये जो प्रोग्राम है बेसिकली हेल्थ स्पेशल, ये चूंकि स्पेशल टीवी के ऊपर लाइव जाएगा, तो हम ये सोच रहे होते हैं कि यहाँ से जो बात जाए वो ऑथेंटिक बेस्ड ऑन साइंस जाए, ताकि लोग वेल अवेयर हों और हमारे लिए सदका जारिया भी हो। तो सर मेरा ये सवाल है कि अगर आपको ये पता चल गया कि आपको मैदे का कोई मसला है, क्या इसके लिए कोई ब्लड इन्वेस्टिगेशन भी होती है जो अपने तौर पे लोग करवाना चाहें, जब वो कंसल्टेंट ही उसको रिकमेंड करे? मैदे का मसला क्या है, यानी अगर इनडाइजेशन आ गई उसको, बदहजमी जो है वो तो एक बड़ी कॉमन सिम्टम है, उसके लिए किसी ब्लड टेस्ट की जरूरत नहीं है इनिशियली। उसकी 2 ही वजूहात हैं, या आपने खा ज्यादा लिया या आपका मैदा पूरा हजम नहीं कर रहा, स्लो हो गया, ठीक है, तो उसके लिए खाना कम कर दिया जाए। ब्लड इन्वेस्टिगेशन जो आपने करनी है, हमारा एक मेडिकल का असूल है कि हर इन्वेस्टिगेशन की कोई वजह होनी चाहिए, रैशनले तलाश करना आपने उसकी क्यों करवा रहे, ठीक है। तो अलामात मैदे की बीमारियां हजारों हैं, ठीक है, कौन सी बीमारी है उसकी बेस पे हम डिसाइड कर सकते हैं कि इन्वेस्टिगेट कैसे करना है, करने की जरूरत भी है या नहीं, रिसोर्सेज को हम जाया तो नहीं कर रहे, ठीक है। तो जो भी मैदे की बीमारी है सबसे पहले उसको डिफाइन किया जाए, ये बीमारी है, ठीक है। उस बीमारी को कंफर्म करने के लिए आप इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। समटाइम्स होता यह है कि इन्वेस्टिगेशन काफी जरूरी होती है, ठीक है, तो वहां पे और कुछ जगहों पे इवन के यूएस में और यूके में बहुत सी बीमारियों का हम डायग्नोस ही ऐसे करते हैं, उसकी ट्रीटमेंट देते हैं, अगर वो सही हो जाती है तो इसका मतलब यही बीमारी थी, उसका इलाज करो, कोई इन्वेस्टिगेशन की जरूरत ही नहीं होती। ठीक हो। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बैलेंस डाइट मैदे जिगर को ठीक रखने के लिए एक मुतवाज़न ग़िज़ा क्या होनी चाहिए? जब भी हम अपने स्टमक हेल्थ को लेकर बात करते हैं डाइट पे, तो उसका जो वेरी फर्स्ट रूल होता है वो ये होता है, हमने स्मॉल मील्स लेने हैं, स्मॉल और फ्रीक्वेंट मील्स लेने हैं। इसमें आपको बहुत तरह से एज मिल जाता है। लाइक अगर आप कुछ अनहेल्दी भी खा रहे हैं तो आप स्टमक को टाइम दे रहे हैं कि वो उसको प्रॉपरली डाइजेस्ट कर सके, जो उसके प्रॉपर स्टेप्स हैं वो उनको फुलफिल कर सके, ठीक है। तो स्मॉल और फ्रीक्वेंट मील लेने हैं आपने। जो वेरी सेकंड थिंग है जो हमने कंसीडर करनी है अपने स्टमक हेल्थ को लेकर, वो हमने अपना वाटर इंटेक मेंटेन करना है। वाटर इंटेक मेंटेन करना क्यों ज़रूरी है? ताकि अगर कोई चीज़ हमें हमारे स्टमक को इफेक्ट भी करी है तो वाटर उस चीज़ को साथ साथ मैनेज करता जाए। तो और जो तीसरी चीज़ है वो ये है, हमने रॉ वेजिटेबल्स को ऐड करना है अपनी रूटीन में। बहुत सारे लोग अपनी रूटीन में रॉ वेजिटेबल्स को नहीं ले रहे होते, सैलड की फॉर्म में नहीं ले रहे होते, नहीं हमसे नहीं खाई जाती, मतलब कोई उनका कोई एलर्जी या कुछ जो इशू है जेन्युइन इशू नहीं होता, बस प्रेफरेंस बेस्ड इश्यूज होते हैं। तो इस बेस पर आप जो अपनी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं या जो आपकी रॉ फॉर्म में वेजिटेबल्स हैं उनको मिस ना करें। ये 3 बेसिक चीजें हैं जो आपने अपनी स्टमक हेल्थ को लेकर कंसीडर जरूर करनी है। ठीक है। इसी से रेलिवेंट एक सवाल है कि लोगों को 78% इस वक्त कॉन्स्टिपेशन है, जी जी, कब्ज रहती है। जी जी बिल्कुल ऐसे ठीक है। जो भी मरीज आता है वो कहता है कि मेरी दिल की धड़कन तेज है, तो मैं अपने क्लिनिकल ट्रायल में पहले उसकी हिस्ट्री में ये चीजें देखता हूँ कि आपको कब्ज और गैस तो नहीं होती। जी जी। अगर उसको कब्ज और गैस है तो हम कहते हैं कि पहले इसका ट्रीटमेंट करके फिर देखें, अगर फिर भी मसला वैसे ही है तो फिर आपको ईसीजी या बाकी टेस्ट की तरफ जाना पड़ेगा। जी जी। तो कब्ज को खत्म करने के लिए एक नॉर्मल इंसान को कितना फाइबर लेना चाहिए? अच्छा, अगर हम बात करें फीमेल्स की तो फीमेल्स को 25 ग्राम्स फाइबर पर डे, और मेल्स में ये 35 ग्राम्स तक फाइबर देना है। और फाइबर के सोर्सेज की बात करें, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया, सैलड का इंटेक, फिर इसके अलावा जैसे इसबगोल हस्क बड़ी कॉमन चीज़ है जिसको हम छिलका के नाम से जानते हैं, उसको हम अपनी डाइट में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। दूध में ले सकते हैं या पानी में ले सकते हैं, लेकिन दूध और पानी गर्म होना चाहिए, ठीक है। और फिर इसके अलावा जो चीज़ है वो ये एम्प्टी स्टमक वाटर। अगर आप एम्प्टी स्टमक वाटर को अपनी रूटीन में ले लेते हैं
तो आप जो आपके कॉन्स्टिपेशन का जो इंसिडेंस है बहुत हद तक कम हो जाता है, अगर तो उसका कोई और रूट कॉज नहीं है। अगर तो कोई और रूट कॉज है, मतलब कोई गैस्ट्रिक इशू है या कोई उस इंटेस्टाइन का कोई इशू है, तो वो फिर और तरह से ट्रीट होगा। लेकिन अगर वो सिम्टोमेटिकली है तो उसको हम इन चीज़ों से मैनेज कर सकते हैं। जी नाज़रीन, जैसे आपने देखा कि डॉक्टर साहबा ने चूंकि ग़िज़ाइयत के बारे में कि आप अपने मैदे और जिगर को किस तरह बेहतर रख सकते हैं उसके ऊपर बात की। यहाँ पे एक वक्त हुआ ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब हम आएंगे तो हम डॉक्टर उस्मान नईम साहब से ये पूछेंगे कि जिगर के जो मसाइल हैं, यानी हेपेटाइटिस, काला यरकान, पीला यरकान, जो अब जॉइंटिस होते हैं लोगों को, इनकी वजूहात क्या होती हैं और फिर इनकी आगे हेपेटाइटिस की कितनी अकसाम होती हैं और इसको कैसे टाइटल किया जा सकता है। यहाँ पे एक वक्त हुआ ब्रेक का, ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा, हम दोबारा यहीं से अपनी बात का आगाज़ करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। जैसे कि आपने देखा कि अमूमन आपने देखा होगा डॉक्टर्स की जहाँ पे भी गुफ्तगू हो रही होती है वो बड़ा सीरियस मैटर होता है। हमने बेसिकली अपने इस प्रोग्राम में हेल्थ स्पेशल के अंदर हमेशा डॉक्टर जितने भी आते हैं वो बड़े स्माइली फेस में बात करते हैं और हंसते मुस्कुराते हुए अपना जो हमारा विजन होता है, जो हमारा पर्पस होता है अपने व्यूअर्स को एजुकेट करने का, तो हम कोशिश करते हैं कि स्माइली फेस के साथ उनसे गुफ्तगू करें, क्योंकि वो डॉक्टरों को देख के डरे ना। उनको पता चले कि जो ये डॉक्टर बात कर रहे हैं ये बेसिकली हमारे नॉलेज को अपडेट करने के लिए, हमें वेल अवेयर करने के लिए, एजुकेट करने के लिए, अवेयरनेस देने के लिए, ताकि आपको ये पता होना चाहिए कि आपको कोई भी बीमारी है तो आपने कौन सी स्पेशलिटी में जाके अपना इलाज करवाना है। तो हम अपना आगाज़ करेंगे अपनी बात का कि हमारे साथ चूँकि यहाँ पे माहिर अमराज़े मैदा जिगर आंत, क्योंकि ये जो आपका बॉल है ना पेट, ये बेसिकली एक जंक्शन है आपकी बॉडी का। जब आपका पेट बढ़ता है ना तो आपके मसाइल बढ़ते हैं, फिर आपके पेट के अंदर से कई किस्म के हार्मोन जो है वो जनरेट होते हैं। जब आपका पेट बढ़ता है तो उन्हीं हार्मोनों ने खुद कशजैक्टें पहनी होती हैं, वो फिर अटैक करते हैं आपके बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन के ऊपर। तो हम सर से ये जानने की कोशिश करेंगे कि सर जिगर की जो बीमारियां, खुसूसन पीला यरकान, ये क्यों होता है और इसको आगे टाइटल कैसे किया जा सकता है? पीला यरकान जो है बेसिकली ये बीमारी नहीं, एक अलामत है। ठीक है। इस चीज़ की अलामत है कि जिगर में सोजिश हो गई है, जिसे हेपेटाइटिस कहते हैं। अब हेपेटाइटिस की जो वजूहात हैं उसमें जो हमारे यहाँ सबसे अहम है वो है वायरल इन्फेक्शन, हेपेटाइटिस ए और ई। ठीक है। जिसकी वजह से अलामात आती हैं। वैसे हेपेटाइटिस बी है, सी है, डी है। ए और ई हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा कॉमन है जो अलामात देता है। जी जी, ठीक है। और इसकी जो वजूहात हैं हेपेटाइटिस ए और ई की, वो खुराक और पानी के ज़रिए जरासीम का ट्रांसफ़र होना। ठीक है। हेपेटाइटिस ए और ई की जो बचाव का तरीकाकार है वो सिर्फ एक है, अपना पानी और अपनी खुराक वो साफ़ सुथरी कर लीजिए। ठीक है। क्योंकि इसकी जो ट्रांसमिशन है वो मरीज के फुजले के जरिए या रतूबतों के जरिए किसी और के जिस्म में जाएगी तो वही ट्रांसमिशन है। ठीक है। और इसके बाद आ जाता है हेपेटाइटिस बी और सी। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में जो हेपेटाइटिस सी और बी का इंसिडेंस है, जो मरीज है, वो हाईएस्ट है। पहले इजिप्ट में था लेकिन उन्होंने काफ़ी अच्छा काबू पा लिया। इस टाइम पाकिस्तान में हेपेटाइटिस बी और सी का जो तनासुब है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा होने की तरफ जा रहा है। और WHO का गोल है 2030 तक हमने इसे दुनिया से एलिमिनेट करना। लेकिन पाकिस्तान में मसाइल अभी काफ़ी ज़्यादा हैं। उसकी एक सबसे बड़ी वजह ये है कि जितने मरीज़ हम क्योर कर रहे हैं दवाओं के ज़रिए। ठीक है। या एक बात बताता चलूँ कि हेपेटाइटिस सी की दवाई बहुत अच्छी है, वो 3 महीने के अंदर, 3 से 6 महीने के अंदर जरासीम बिल्कुल खत्म हो जाता है। टैबलेट और इंजेक्ट फॉर्म दोनों में अवेलेबल है? सिर्फ टैबलेट, इंजेक्शन अपनी यूज होता। ठीक है। और अनफॉर्चुनेटली जो न्यू इन्फेक्शंस हैं, जो नए पेशेंट हेपेटाइटिस सी के बन रहे हैं, वो ज़्यादा हैं उन पेशेंट से जिनकी हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं और उन्हें इलाज करके क्योर कर रहे हैं। क्योर करने का मतलब जरासीम बिल्कुल खत्म हो रहा है। ठीक है। स्टिल पेशेंट ज़्यादा है। और हेपेटाइटिस बी और सी के जो फैलने का जरिया है वो खून और बॉडी के फ्लूइड्स हैं, वो किसी और की बॉडी में खून के जरिए बार्बर्स हैं, इंजेक्शंस हैं, और जिस तरीके से खून की ट्रांसफ़र हो सकती है। ठीक है। तो ए और ई खाने पीने से, बी और सी ब्लड और उससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं उनके जरिए फैल रहा है। डी जो सा है वो हेपेटाइटिस बी के साथ ही होता है, वो अकेला नहीं हो सकता। ठीक है। तो हमें बेसिकली जो कंसर्न है वो ये है कि हेपेटाइटिस बी, सी और ए और ई इनका इलाज किया जाए। अब यहाँ पे आपके तवज्जो से एक चीज़ मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि जो पीला यरकान है हेपेटाइटिस ए और ई, ये अक्सर औकात 90% से ज़्यादा मरीजों में इसने खुद ही ठीक हो जाना। इसकी किसी मेडिकेशन की, इसी दवाई की ज़रूरत नहीं। ठीक है। हाँ, दवाई लेने से, चूँकि जिगर मुतासिर तो है, बेजा दवाई लेने से जिगर का जो मुतासिरपन है वो हम बढ़ा सकते हैं। ठीक है। और एक और चीज़ जो पेशेंट अक्सर आके पूछते हैं कि गर्म चीज़ें नहीं खानी, हेपेटाइटिस पीला यरकान हो गया तो इसका मतलब है गोश्त नहीं खा सकते, अंडा, मुर्गी, मछली कुछ नहीं खा सकते। ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है। इसमें आप यही समझ लें कि एक जंग में मरीज उतरा हुआ है, उसकी बॉडी फाइट कर रही है वायरस के अगेंस्ट, और आपने पीछे से सारा असला खींच लिया, सप्लाई रोक दी।
सप्लाई रोक दी, उसका खाना पीना रोक दिया, उसे सिर्फ फ्रूट्स के ऊपर जूस, छोटी मोटी चीज़ें, पानी, दूध वगैरह देना शुरू कर दिया, जो असल मेन एनर्जी के सोर्स हैं जैसे रोटी है, चावल है, यानी कार्ब ले ली, प्रोटीन है, फाइबर है, जितनी भी चीजें फैट चाहिए, गोश्त, अंडा, मुर्गी, मछली, ये सारी उसकी रोक दी, तो उसकी जो अलामात हैं या बीमारी का दुरानिया बढ़ जाएगा। अच्छा सर, इसमें एक चीज़ और भी होती है, जैसे आपने कहा कि खाना पीना रोक दिया, हम क्लिनिकल ट्रायल में देखते हैं कि मरीज आता है, वो कहता है जी मुझे हर वक्त वोमिट की कैफियत रहती है, आंखें उसकी फुल पीली हो जाती है। तो जैसे कॉन्सेप्ट भी यही होता था गली मोहल्ले में, वो कहते हैं जी तेरी आंखें पीली, रंग पीला, तेनू पीला यरकान है। तो आजकल ये होता है कि जब क्लिनिक में मरीज आता है तो वो कहता है कि एक तो मेरी आंखें पीली हो रही हैं, बॉडी चुके मेरी बिल्कुल पेल येलो होगी, तो अब जब मैं जो भी खाता हूँ बाहर आ जाता है, तो अगर मैं लिक्विड चीज को लेता हूँ तो वो रुक जाती है। तो ये वोमिट की कैफियत होने की क्या रीजन होती है? वोमिट की बिलिरुबिन जो बढ़ जाता है, पीला मादा जिसे पीलिया जिसकी वजह से हो रहा है, वो जिस्म में जब बढ़ जाएगा, जिगर की सोजिश होगी, जिगर की सोजिश होने से कुछ केमिकल्स ऐसे जिस्म में खारिज होते हैं जो वोमिट की कैफियत पैदा करते हैं। ठीक है। तो वो हेपेटाइटिस के साथ वोमिटिंग होना तो अमूमी तौर पे ऐसा ही होता है, लेकिन उसका इलाज सिर्फ आप उल्टी की दवाई लें और कुछ नहीं करें। यानी वो ले सकते हैं आप, पीपीआई वगैरह दे सकते हैं उसको, हाँ, अगर उसकी जरूरत पड़े। जी, जो भी चीज के जो अलामात आपको तंग कर रही हैं उसकी दवाई ट्रीटमेंट करवाना, सिर्फ उसकी दवाई। जी डॉक्टर साहब, जैसे सर ने बताया पीला यरकान, हम इसी के ऊपर फोकस कर लेते हैं। पीले यरकान में कौन सी ऐसी सेफ डाइट है जो पेशेंट को डिस्टर्ब भी ना करे और उसका जिगर भी प्रॉपर काम करे? अच्छा, इसकी डाइट में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो ऑलरेडी डॉक्टर साहब ने भी बताई कि आप पेशेंट क्या करता है, अपना जो प्रोटीन का कंटेंट है उसको कॉम्प्रोमाइज कर देता है, ये सोचते हुए कि ये वो जो गर्म सर्द वाला कॉन्सेप्ट है कि अब मुझे पीला यरकान हो गया तब तो मैंने गर्म चीज़ें नहीं लेनी, वो अपनी प्रोटीन को कॉम्प्रोमाइज कर देता है और फिर बहुत करेगा तो अपने फैट को कॉम्प्रोमाइज कर देगा। हालांकि जब भी आपको लिवर इश्यूज होते हैं, जो चीज़ आपने कॉम्प्रोमाइज करनी होती है या लिमिटेड करनी होती है वो कार्ब्स होते हैं। आपने अपने कार्बोहाइड्रेट का इंटेक लिमिटेड कर देना होता है, ठीक है, लेकिन अपना प्रोटीन का इंटेक उसी तरह से रखना होता है जैसे एक नॉर्मल इंडिविजुअल होता है। फिर फैट की बात अगर कर ली जाए तो आपने फैट भी उसी तरह से लेना होता है, लेकिन इसमें एक चीज को कंसीडर करना होता है, वो चीज ये है कि आपने हेल्दी फैट की तरफ स्विच करना है, जिसको हम अनसैचुरेटेड फैट के नाम से जानते हैं या ओमेगास के नाम से जानते हैं, ठीक है। और जो अनहेल्दी फैट है जैसे घी की शक्ल में है उसको हमने अवॉइड करना होता है। और जो इसके बाद की चीज है वो ये है कि हमने जो अपना वाटर इनटेक है उसको बढ़ा देना है, और जो इसके बाद चीज देखना है वो हमने ये देखना है हमने हाइजीन पे काम करना है, क्योंकि जो इसकी ट्रांसमिशन है उसका बहुत हद तक ताल्लुक हमारी हाइजीन के साथ है, ठीक है। तो इसलिए हमने ये मेक श्योर करना है हम जो खाएं वो साफ सुथरी जगह पर बने, साफ सुथरे हाथ हो, उसकी हैंडलिंग अच्छे तरीके से हो। खास तौर पर जो मीठी चीजें हैं जैसे कोई जूस है, कुछ इस तरह की चीजें, उसको अनकवर्ड ना रखें, अगर वो अनकवर्ड पड़ी है तो उसको यूज ना जैसे ये कहा जाता है ना कि पीला यरकान हो गया तो लोगों में एक मिथ होती है कि बस गन्ने का जूस पी जाए, वो उसमें ये है ना, अब देखें वो जो गन्ने का जूस बन रहा होता है वो एक तो इस तरह से नुकसान दे रहा था क्योंकि आपको पता है यहाँ पर उसकी जो बनना है वो कितने अनहेल्दी तरीके से बन रहा होता है वो, और उससे आप बल्कि उसके सिम्टम्स को एग्रीवेट कर रहे होता है। फिर दूसरा उसमें अच्छी खासी मिकदार में कार्ब्स होते हैं, मतलब फ्रुक्टोज होता है, ठीक है, तो वो हमने इतनी अमाउंट में तो लेना नहीं होता। तीसरा ये मैंने आपको बताया जो मीठा है वो जर्म्स को जल्दी कैच करता है, मतलब हमारी जो ईटेबल्स हैं उसमें से सबसे ज्यादा जो जर्म्स को चीज कैच करती है वो मीठा है। तो जब आप गन्ने का रस ज्यादा कंज्यूम करना शुरू कर देते हैं तो आप मतलब कि जर्म्स का जो है आपका एक्सपोजर टूवर्ड्स जर्म्स वो ज्यादा हो जाता है। सो इतनी मतलब एक्सेसिव अमाउंट में नहीं आप ले सकते, डेली एक लिमिटेड अमाउंट में आप यूज कर सकते हैं। लेकिन जैसे हमारे यहाँ ट्रेंड है कि बस लेने पे आए हैं, पेशेंट को तीनों चारों टाइम वो गन्ने का रस दे रहे हैं और बस उसकी टोटल डाइट ही होती है, एक तो वो नोजिया को फेस कर रहा होता है और फिर दूसरा ये समझा जाता है कि इसको बस लिक्विड डाइट पे रखना और तो हम कुछ दे नहीं सकते, तो यही देते हैं गन्ने का रस। पीले यरकान में जूसेस का ज्यादा इस्तेमाल किया जाए तो ये फैटी लिवर में कन्वर्ट नहीं कर सकता मरीज? नहीं, वो एक लिमिटेड टाइम के लिए होता है ना, क्योंकि आपको पता है ये पीला यरकान मतलब 15 दिन तक रहता है या इतने टाइम पीरियड में ये मैक्सिमम रिकवर हो जाता है। तो 15 दिन के लिए कुछ भी नहीं, अगेन आपने फिर मैनेज करना। अब आपको लग रहा है कि आपका 15 दिन के लिए जूसेस का इंटेक भर गया तो इसको मैनेज करना, फिजिकल एक्टिविटी अपनी बढ़ा दे। मतलब अगर आपको नहीं पता चल रहा कि हमने इस न्यूट्रिएंट को किस चीज के साथ मैनेज करना है, आप सिंपल टिप ये आप अपनी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ा दें। ठीक हो गया। अच्छा सर, पीले यरकान से मुतल्लिका एक जो लोगों ने गले में वो डाले होते हैं हार शार, वो कहते हैं जी फलां बंदा जो ना वो डालता है तो यरकान चला जाता है, क्योंकि आपने तो इसको क्लियर कर दिया कि ये तो वैसे ही 1-2 हफ्ते में चला जाएगा, आपकी बॉडी का केमिकल रिएक्शन है ये नॉर्मल हो जाएगा। तो अब हम ये बात करते हैं कि डिफरेंट जगह पे ये सवाल पूछा जाता है कि कुछ लोग जो है ना वो नहा के खाना खाते हैं, कुछ लोग खाने के बाद नहाते हैं। तो एज ए बेसिकली कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट आप ये समझते हैं कि इसमें से कोई फर्क पड़ता है पहले खाने से या खाना खा के नहाने से, या कोई वैसे एक मिथ है लोगों की? ये मिथ है, लेकिन एक चीज है कि खाने के बाद हम फिजिकल एक्टिविटी हमें अवॉइड करनी चाहिए फॉर हाफ एन आवर,
उससे फायदा ये होता है कि जो आपकी ब्लड सप्लाई है वो हम मसल्स को शिफ्ट करने के बजाय उसे मैदे की तरफ, जो खाना खाया, खाना खाने के बाद उसने हजम होना, हजम होने के लिए उसे खून की जरूरत है। चलो, तो इसलिए हम फिजिकल एक्टिविटी फॉर एटलीस्ट फॉर हाफ एन आवर हम अवॉइड करवाना चाह रहे होते हैं नॉर्मल लोगों में भी खाने के बाद। ठीक है, फिजिकल एक्टिविटी थोड़ी नहाने में चूंकि बहुत ज्यादा नहीं है तो इसलिए नहाया जा सकता है, यस नहाया जा सकता है, लेकिन फिजिकल एक्टिविटी अवॉइड करनी चाहिए। खाने से पहले नहाना या बाद में नहाना इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, दूसरा सर हेपेटाइटिस की तरफ अगर हम आते हैं तो पीला जबकान तो हो गया, इसके लिए तो हमें जो ब्लड इन्वेस्टिगेशन की जरूरत होती है वो एलएफटी वगैरह आप करवा लेते हैं तो आपको सारी चीजें पता चल जाती हैं, या आप हेपेटाइटिस ए और ई करवा लेते हैं। अब सर जैसे हम बी और सी की तरफ बढ़ते हैं, अगर किसी को हेपेटाइटिस बी है या सी है, यानी इसको हम ये कहते हैं कि काला यरकान जो लोगों को एक मशहूर होता है हेपेटाइटिस सी, अब इसकी हमें कौन कौन सी ब्लड इन्वेस्टिगेशन चाहिए होती है और वो कब करवाई जा सकती है? मसलन एक दफा अगर करवाई तो कितनी ड्यूरेशन के बाद दोबारा करवानी चाहिए? इसमें सबसे पहला है ये चीज कि किसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, हेपेटाइटिस बी और सी का किसका टेस्ट होना चाहिए। ठीक है, चूंकि पाकिस्तान में प्रेवलेंस बहुत ज्यादा है, बहुत से पेशेंट हैं, इसलिए ये रूल बनाया गया है कि जो भी पेशेंट हॉस्पिटल में आए उसका हेपेटाइटिस बी और सी का टेस्ट हो, यानी वो स्क्रीनिंग टेस्ट में। हाँ, फुल स्टॉप। ठीक है, हर जिसका भी मेडिकल फील्ड के साथ इंटरेक्शन हो उसका हेपेटाइटिस बी सी का टेस्ट होना चाहिए। ठीक है, वो है स्क्रीनिंग में अगर आ जाता है हेपेटाइटिस सी या बी या सी, चूंकि बहुत ज्यादा बी कम है, तो उसके बाद फिर हम देखते हैं सी की स्टेज कौन सी है। ठीक है, एक और दूसरा ये सी वायरस है या सिर्फ बॉडी का रिएक्शन है। वायरस देखने के लिए पीसीआर है और स्टेज देखने के लिए कुछ ब्लड टेस्ट है, सीबीसी, एलएफटी और अल्ट्रासाउंड। ठीक है, हेपेटाइटिस बी की जो ट्रीटमेंट है वो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, चूंकि वो 3 से 6 महीने का इलाज नहीं है, कम से कम 2 से 3 साल का इलाज है, या फिर सारी जिंदगी इलाज चलना है। तो उसको डिफाइन करने के लिए कि किसको इलाज देना है, किसको जरूरत है, किसको नहीं देना, किसको वेट करवाना है, ये कॉम्प्लिकेटेड चीज है। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल में मुश्किल होगा बताना सारा कुछ कि हेपेटाइटिस बी का ट्रीटमेंट कैसे करना। ठीक है, सी के लिए ये है कि पीसीआर करवाया जाए, देखा जाए, अगर हेपेटाइटिस सी है तो उसका इलाज होना चाहिए। ठीक हो गया, यानी जो स्क्रीनिंग हम कहते हैं वो वाले टेस्ट होते हैं जिसमें सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव का पता चलता है। यानी कोई भी आपने टेस्ट करवाया उसमें पता चला कि भी हेपेटाइटिस बी सी पॉजिटिव है। अब उससे अगली स्टेज जब आती है, क्योंकि बास कंडीशन में हमने देखा जब आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए जाते हैं या किसी को आपने खून देना है तो वो आपकी स्क्रीनिंग टेस्ट करते हैं, उसमें से कोई पॉजिटिव आ जाता है। अगली स्टेज पे जब हम उसके एलाइजा पे जाते हैं तो उसमें कुछ भी नहीं आता, वो नॉर्मल होता है। तो हमें जो रिलायबल टेस्ट है, जैसे आप पीसीआर है, डीएनए, जो भी हम उसका करते हैं कि क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव, जो भी उसके आगे है, तो मेरा ये सवाल है कि अगर आपको हेपेटाइटिस सी स्क्रीनिंग में आ गया, अब आपको वरी होने की जरूरत है नहीं है, या कंसल्टेंट के पास जाना ताकि प्रॉपर अपनी इन्वेस्टिगेशन करा के अपना ट्रीटमेंट की? ठीक, हेपेटाइटिस सी अगर पॉजिटिव आ गया है तो इलाज होना चाहिए, यस। परेशान होना चाहिए, नो। इसमें 2 चीजें हैं कि हेपेटाइटिस सी जो है वो उसकी ट्रीटमेंट बहुत अच्छी है, क्योर रेट 99% है। ठीक है, सारे मरीज ही तकरीबन ठीक हो जाते हैं इक्का दुक्का निकाल के, और जब एक दफा क्योर हो जाए तो दोबारा होने के चांसेस भी बहुत कम होते हैं। तो एक तो ये है कि पीसीआर होना चाहिए। दूसरी बात मैं ये बताना चाहूंगा, जो इनिशियली टेस्ट हम करते हैं एंटीबॉडीज का, वो बेसिकली वायरस के अगेंस्ट बॉडी का अपना रिएक्शन है। ठीक है, वो इनडायरेक्टली हम देख रहे होते हैं कि बॉडी के अंदर कभी वायरस था तो बॉडी ने रिस्पॉन्स दे दिया। अब इस टाइम है या नहीं है वायरस की मौजूदगी, वो पीसीआर से पता चलेगी। ठीक है, अगर पीसीआर पॉजिटिव है तो इसका मतलब है वायरस अभी भी मौजूद है और उसका इलाज होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद एक स्टेज आती है कि वायरस था 15 साल से, उसने जिगर को सुकेड़ दिया और पेट में पानी पड़ गया और खून की उल्टी पेशेंट्स को आना शुरू हो गई। उस टाइम पे इलाज अब करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये कंसल्टेंट का डिसीजन है। ठीक है, उसमें चूंकि जब आप उसका इलाज शुरू करते हैं तो कई दफा जिगर बेहतर होने की बजाय और खराब हो जाती है, कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो वहां पे अवॉइड करना चाहिए। अच्छा सर, दूसरी एक जो सोशल मीडिया पे डिफरेंट जगह पे हमारे से ये पूछा जाता है, लोग पूछते भी हैं, कैमरे वाला टेस्ट। मसलन अगर आपके मैदे में कोई खराबी है तो लोगों को जब हम कहते हैं कि भाई आप किसी गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास चले जाएं, तो वो वहां पे जाते हैं और जाने के बाद वो वापस आ जाते हैं। हम कहते हैं क्यों कहते हैं, वो कहते हैं उन्होंने एंडोस्कोपी लिख दी, वो कैमरे वाला टेस्ट है, तो वो डर जाते हैं। तो इसको जरा थोड़ा सा आप बताइएगा कि ये जो कैमरे वाला टेस्ट है ये कितना सेफ प्रोसीजर है और इसमें क्या क्या चीजें देखी जा सकती है? ठीक है, कैमरे वाला टेस्ट जिसे अपर जीआई एंडोस्कोपी कहते हैं, ये एक छोटी उंगली के बराबर आपका कैमरा। ठीक है, जो जबान के ऊपर से हलक के जरिए वो जो नॉर्मल नेचुरल रूट है, ठीक है, उसी से उसने गुजरना, खुराक वाली नाली के थ्रू, खुराक की नाली में जाना है उसने, गले में जाना है, खुराक की नाली में जाना है, मैदे में जाना है और छोटी आंत का कुछ हिस्सा देखना। ठीक है, तो इस दौरान जो दर्द है वो तो नहीं होता अमूमी तौर पे, हाँ एक फीलिंग आती है कि कुछ गुजर रहा है, चूंकि गला सुन होता है तो उसमें थोड़ा बहुत महसूस जरूर हो रहा होता है कुछ आ रहा है। और जिन पेशेंट्स में बहुत ज्यादा मसाइल होते हैं, एंजाइटी के इश्यूज होते हैं, तो उनमें हम बेहोश करके भी कर सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या क्या देख सकते हैं?
अल्सर देखा जा सकता है, खुदा न खास्ता ट्यूमर देखा जा सकता है, मैदे की सोजिश देखी जा सकती है, पॉलिप देखा जा सकता है, एक बीमारी होती है वीट एलर्जी, सीलिक डिजीज, वो देखी जा सकती है, मैदे का मुंह खुला हुआ है वो देखा जा सकता है, खुराक की नाली में कोई जख्म बने हुए हैं किस वजह से बने हैं वो देखे जा सकते हैं, खुराक की नाली की टीबी है वो देखी जा सकती है। तो बेतहाशा चीज़ें इसकी बेस पे डायग्नोज की जा सकती हैं। हाँ, एक और चीज़ जो है कि अनड्यू बगैर किसी वजह के एंडोस्कोपी नहीं होनी चाहिए, यस नहीं होनी चाहिए। ठीक है डॉक्टर साहब, लास्ट मिनट है हमारे पास, तो आपने पब्लिक को ये मैसेज देना है कि अगर आपको हेपेटाइटिस के कोई मसाइल हैं, बी है, सी है, या आपको जॉइंटिस पीलाइजर कान है, तो उसके ऊपर उनकी डाइट क्या होनी चाहिए? उनकी डाइट कुछ इस तरह से होनी चाहिए कि वो नेचर के करीब रहे, जितना नेचुरल फूड कंज्यूम कर सकते हैं नेचुरल, और उसकी होममेड उसको करें फूड को, ठीक है। प्रोसेस्ड फूड जो रिफाइंड कार्ब्स हैं उनको अवॉइड करें, और कार्बोनेटेड बेवरेजेस को मेनली अवॉइड करें। जी नाज़रीन, जैसे आपने देखा कि हमने बड़ी ज़बरदस्त अंदाज के अंदर, चूँकि हमारे गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट और माहिर ग़िज़ाइयत जो डॉक्टर सबान हमारे स्टूडियो में मौजूद थे, फर्स्ट ऑफ ऑल तो डॉक्टर साहब मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं क्योंकि आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त दिया। डॉक्टर साहब मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने अपनी माहिराना राय से हमारी पब्लिक को अवेयर किया। तो नाज़रीन, आपने देखा कि हमने हेपेटाइटिस, जॉइंटिस, गैस्ट्राइटिस, मैदे के मसाइल, जिगर के मसाइल, इनके ऊपर हमने डिटेल गुफ्तगू करने की कोशिश की, और कोशिश ये की कि मेडिकल टर्मिनोलॉजी को कम यूज़ करके आसान अल्फाज के अंदर अपना पैगाम डिलीवर किया जाए, यानी आप लोगों को वेल अवेयर किया जाए। इसी तरह हमारी जो माहिर ग़िज़ाइयत थी उन्होंने बड़े खूबसूरत अंदाज में आपको बताया क्या खाना क्या नहीं खाना, और ना खाने के नुकसानात क्या हैं, ओवर ईटिंग के क्या नुकसानात होते हैं। इन सारे मामलात पर हमने एक मुदल्लल गुफ्तगू करने की कोशिश की, और हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि अपना जो नेक्स्ट हमारा प्रोग्राम होगा उसमें हम अपने पैनल के साथ और डिफरेंट मौज़ूआत के ऊपर जो भी आपकी क्यूरीज होंगी, जो भी आपके सवाल जवाब होंगे, जो आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे या हमारी इस वीडियो को देखने के बाद हमारे साथ कनेक्ट करेंगे। किसी भी तरह ये जितना भी मेरा पैनल है, इनके साथ अगर आप किसी भी तरह का कोई अपॉइंटमेंट रखना चाहते हैं, इनके साथ आप किसी भी तरह की कम्युनिकेशन चाहते हैं, या इनसे अपना ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं, कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, तो आप इसी वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स में आइएगा, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। और तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।